गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के ऊपर इफेक्ट्स की बात कर रहे थे, जिसमें हाइट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि अगर हम अर्थ की सरफेस यानी कि सी लेवल से ऊपर बढ़ते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में क्या इफेक्ट्स आते हैं, परसेंटेज चेंजेस की भी बात हम लोगों ने की थी। आज हम ऑलमोस्ट उस कॉन्सेप्ट का कन्वर्स पढ़ेंगे, एक तरीके से उल्टा पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास अर्थ का कॉन्सेप्ट है और इस अर्थ के कॉन्सेप्ट में सेंटर अर्थ का यहां पर है और ये मैं सरफेस पर खड़ा हुआ हूं, यहां मैंने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कैपिटल GM ओवर R स्क्वायर फाइंड आउट कर रखी है, निकाल रखी है, जिसमें R क्या है डियर स्टूडेंट्स? R है अर्थ का रेडियस। अब मान लीजिए कोई पर्सन अर्थ की सरफेस के अंदर जाता है, मान लीजिए वो डिग करता है, एक गड्ढा खोदता है और डिग करके एक सर्टेन डेप्थ तक चला जाता है, वो यहां पर चला जाता है, तो इस जगह पर हमारा नया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होगा, जिसको मैं यहां G डैश से डिनोट कर सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक जो मेन कॉन्सेप्ट है यहां पे हमें ये ध्यान रखने योग्य है कि अब जो नया कॉन्सेप्ट होगा उसमें मास मेरा सिर्फ इतने स्फीयर का या इतने अर्थ के पार्ट का यूज होगा। तो मैं यहां से G डैश को कह सकता हूं दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल G M डैश ओवर R डैश। R डैश और M डैश क्या है? मैं ये इनर वाला जो पोर्शन है इसके रेडियस की बात करता हूं, तो ये R डैश है, और इसी पोर्शन का जो मास है उस मास को मैं यहां M डैश कहता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, बस एक छोटी सी बात जो की कॉन्सेप्ट है वो मुझे ये याद रखना है कि अगर मैं अर्थ में डिग करके अंदर जाता हूं, तो जहां तक मैं पहुंचा हूं वहां से अंदर अंदर वाला मास ही मेरे को कंसीडरेशन में लेना है, अंदर अंदर वाली रेडियस ही मेरे को कंसीडरेशन में लेनी है। बाकी जो ऊपर वाला शेल बचा इसका कोई भी रोल नहीं होगा इस जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये दो छोटी छोटी सी बातें समझ में आ जाए कि सरफेस पे मेरा है G इक्वल्स टू GM ओवर R स्क्वायर, और डिग करके जब मैं नीचे गया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू है GM डैश ओवर R डैश स्क्वायर, और यहां पे होगा नो डाउट दैट इज लाइक दैट। तो फिर मैं समझता हूं इस कॉन्सेप्ट में कुछ और बचता नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां M डैश और R डैश की बात करना चाहूंगा। देखिए M डैश की बात मैं करूं तो M डैश से और पहले मैं R डैश की बात करना चाहूंगा। देखिए R डैश इक्वल्स टू होगा R माइनस डी। R तो है ये पूरा रेडियस और D है ये वाला पार्ट जहां तक डिग करके गड्ढा खोद करके हम लोग गए हैं, ये वाला पार्ट क्या है? D है। तो R डैश इक्वल्स टू R माइनस D मेरे पास होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मास की मैं बात करता हूं तो नॉर्मल मास का कॉन्सेप्ट मेरा क्या है? M इक्वल्स टू 4/3 पाई R क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। और ये मानते हुए कि अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, हर जगह पे कैसी है? सेम है, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम लोग एवरेज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं, और m इक्वल्स टू 4/3 पाई R क्यूब डेंसिटी रो, यहां से मास हम लोग निकाल लेते हैं। अब अगर मैं m डैश की बात करना चाहूंगा तो m डैश सिंपल सा होगा 4/3 पाई R डैश क्यूब इनटू डेंसिटी रो। डेंसिटी मैंने सेम मान रखी है तो इसलिए वही डालूंगा। अब यहां मुझे क्या करना है? सिंपली ये R डैश की वैल्यू को ला करके प्लेस करना है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्लेस कर सकता हूं, दैट इज 4/3 पाई R माइनस D का होल क्यूब इनटू डेंसिटी रो। अब मेरे पास यहां देखिए M डैश भी आ गया और मेरे पास R डैश भी आ गया। इन दोनों वैल्यूज को मैं उठाता हूं और यहां पे जो G डैश के फॉर्मूले में प्लेस कर देता हूं। तो एग्जैक्टली दैट इज G डैश इक्वल्स टू कैपिटल G, M डैश की वैल्यू मैं वहां से लाऊंगा, दैट इज 4/3 पाई
आर माइनस डी का होल क्यूब इंटू डेंसिटी रो डिवाइडेड बाय व्हाट आर डैश स्क्वायर, तो दैट इज आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अगर मैं देखता हूं तो नीचे और ये वाला पोर्शन मेरा कैंसिल आउट होता है, यहां से ये पावर मेरी खत्म हो जाएगी और बचेगा क्या, सिर्फ r माइनस डी बचेगा। इस तरह से g डैश की वैल्यू मेरे पास निकल के आती है कैपिटल G 4 पाई r माइनस डी ओवर 3, यहां डेंसिटी और भी है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को निकल के आ गया किसका, g डैश का। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं इस g डैश की वैल्यू को अगर कंपेयर करना चाहूं किसके साथ में, g के साथ में, तो कंपैरिजन भी बड़ा आसान सा है। कैसे आसान सा है जरा देखते हैं। अगर मैं g की बात करता हूं कहां पे, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यहां की बात करता हूं तो अगेन दैट इज कैपिटल G 4/3 पाई r क्यूब डेंसिटी रो, अगेन डेंसिटी को मैंने कॉमन लिया हुआ है, अपॉन में आर स्क्वायर। यहां से ये मैं कैंसिल आउट करता हूं तो ये मेरे पास बचता है क्या, G इक्वल्स टू कैपिटल G 4 पाई आर रो ओवर 3। तो इस तरह से मेरे पास अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल रिलैक्सेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड डेंसिटी। मेरे को डेप्थ में जाकर के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव रेडियस एंड डेंसिटी। डेंसिटी मैंने नो डाउट दोनों केसेस में सेम कंसीडर की हुई है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लिया है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों को मेरे को इंटरलेट करना है, परसेंटेज चेंजेस की बात करनी है, व्हाटएवर सो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लेना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर सकता हूं और डिवाइड करके रिलेशनशिप दे सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी बैकग्राउंड में क्या लिखा हुआ है, मुझे एग्जाम में क्या लिखना था, मैंने बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया है, वो अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो की कॉन्सेप्ट था, जो फिलॉसफी थी कि किस तरीके से हम लोग वेरिएशन ऑफ जी निकालेंगे डेप्थ के साथ में, वो मैंने यहां देने की कोशिश की है। फिर मैं एक बार ब्रीफ करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये रेड वाला सर्कल, पूरा मेरा पूरी अर्थ, इसके सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन gm ओवर आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोग पीछे ड्राइव कर चुके हैं। अब मैंने डिग किया और d डेप्थ तक चला गया इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बात करूंगा दैट इज g डैश, दैट इज gm डैश ओवर r डैश स्क्वायर। m डैश क्या है, इफेक्टिव मास है, जो सिर्फ यहां से नीचे नीचे का ये वाला मास कंसीडरेशन में आएगा। r डैश क्या है, जहां भी मैं डिग करके गया हूं वहां से नीचे नीचे का जो रेडियस है वो वाला मेरा क्या है, r डैश है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ये पैरामीटर्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने r डैश को लिखा है इन टर्म्स ऑफ r एंड d, इसके बाद मैंने मास को लिखा है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, m डैश को लिखा है इन टर्म्स ऑफ r माइनस d एंड डेंसिटी। इसके बाद मैंने m डैश और r डैश दोनों की वैल्यू को प्लेस कर दिया है नया वाला एक्सीलरेशन निकालने के लिए। कैंसिल आउट किया, मेरे पास ये कॉन्सेप्ट मिल गया। अब मुझे अगर दोनों को कंपेयर करना है तो एक इक्वेशन मैंने यहां पे लिख रखी है, दूसरी इक्वेशन यहां पे लिख रखी है। कंपैरिजन का सबसे आसान तरीका होता है कि हम दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। बस ये देखना है कि जब वो कंपैरिजन कह रहा है तो पहले किसको लेना है, नए वाले ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को लेना है या पुराने वाले को लेना है, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता लगेगा। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट। जनरली हम लोग करते क्या है, जो नया वाला ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसे न्यूमरेटर में लेते हैं और जो पुराने वाला ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है यानी एट द सरफेस ऑफ अर्थ जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसे हम लोग डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो डिस्टेंस आगे मैथमेटिकल वर्क है वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं समझता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, एक बार ग्रेस्प कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिल्कुल भी इसको लाइट ना लें, आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि हमें एग्जाम में कैसे लिखना है इन चीजों को, फाइन
या फाइनेंस डायग्राम किस तरीके से बनाया डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां एट ऑल फर्स्ट हमने यहां सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी है g इक्वल्स टू gm ओवर r स्क्वायर। मास को हम लोगों ने ब्रेकअप कर दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में। यहां वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, डेंसिटी प्लेस की, ये मानते हुए कि डेंसिटी यूनिफॉर्म है। वॉल्यूम एंड डेंसिटी दोनों को यूज करते हुए जो ऊपर वाला फॉर्मूला था इसमें हम लोगों ने g कैलकुलेट किया। आर स्क्वायर और आर क्यूब को आपस में कैंसिल आउट करने की हम लोगों ने कोशिश की, तो हमें मिल गया g इक्वल्स टू 4/3 पाई r डेंसिटी रो। आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसके बाद हम डायग्राम की बात करें, अगेन वही कॉन्सेप्ट, जो अंदर वाला शेडेड वाला पोर्शन है डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए हम लोगों ने r माइनस डी रेडियस कंसीडर किया हुआ है। जो ये शेडेड वाला पोर्शन है, इस शेडेड वाले पोर्शन के लिए हम लोगों ने r माइनस डी रेडियस प्रोवाइड की। जो हमारा सरफेस ऑफ अर्थ का कॉन्सेप्ट है उसके लिए रेडियस हम लोगों ने r कंसीडर की, यहां पे ऊपर देवी रखी है ये वाली। इस जगह पर यानी सरफेस ऑफ अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g कंसीडर किया है। और डेप्थ d पर जाकर के, ये डेप्थ d का कॉन्सेप्ट, डेप्थ d पर जाकर के जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको हमने यहां पे gd लिखा है, जबकि ऊपर मैं इसको g डैश से लिख रहा था, तो gd और g डैश दोनों एक ही बात है। नेमिंग है, आप चाहे वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो हमने यहाँ पे नीचे दे रखा है, आप एग्जाम में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बाकी समझने के लिए तो जरूरी है ही। यहां हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नए मास की कैलकुलेशन हमने की। जो इनर हमारा स्फेरिकल कॉन्सेप्ट बचा है उसके लिए m डैश इक्वल्स टू 4/3 पाई r माइनस d क्यूब रो। यहां से gd हमने निकाला तो नए पैरामीटर्स लगा करके gm डैश ओवर r डैश का कांसेप्ट डाला था। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें ये यहां पे 4/3 पाई कैपिटल G r माइनस d इनटू रो मिल गया। जहां मैंने अपने टॉपिक को छोड़ा था वहां से अगर मैं आगे बढ़ता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे को मिलता है gd ओवर g। मैंने अब वैल्यूज को प्लेस किया। अब इस स्टेप पर जरूर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, है तो प्योर मैथमेटिक्स लेकिन फिर भी देखिए डियर स्टूडेंट्स, 4/3 कैंसिल आउट हो गया, पाई कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल G कैंसिल आउट हो गया, डेंसिटी रो कैंसिल आउट हो गई, बचा क्या? r माइनस डी ओवर r बचा। अगर मैं ऊपर वाले पोर्शन में से r को कॉमन ले लूं, न्यूमरेटर में से r को कॉमन ले लूं, तो ये मेरे पास आता है r 1 माइनस डी ओवर r। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था, इसके डिनोमिनेटर में आता r, ये r से r कैंसिल आउट हो गया। इस तरीके से मेरे पास बचा 1 माइनस डी ओवर r। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो। अगर मैं बात करता हूं यहां पे gd की, नए वाले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो ये होगा g इंटू 1 माइनस डी ओवर r। gd मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, कहां पर? एट डेप्थ, और जो g है वो मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, कहां पर? सरफेस पर। इस तरीके से मैं यहां ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कंप्यूट कर सकता हूं एट ए पॉइंट वेयर डेप्थ d इज। परसेंटेज चेंज की बात करनी है, सिंपल सा, मुझे क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो g माइनस gd ओवर g इंटू 100। अगेन डियर स्टूडेंट्स, नथिंग इज न्यू। करना क्या होता है आपको यहां पे? sp माइनस cp अपॉन cp इंटू 100। वहां से आप उल्टे करके ये डाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल जितना छोटा होगा वो उतना ही ज्यादा हमें परेशान कर सकता है। हालांकि छोटी सी ट्रिक और सारी चीजें अगर हमारे दिमाग में है तो हम तुरंत निकाल सकते हैं आंसर। क्या कहता है वो? एट व्हाट हाइट। अब जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले स्टूडेंट हैं वो तो सीधे सीधे यही कहेंगे, ओ सर आप तो डेप्थ का केस करा रहे थे, ये हाइट कहां से आ गया? गलत प्लेस कर दिया, गलत प्लेस कर दिया। बच्चों, अगर कमियां देखनी है तो ऑलवेज सिर्फ अपनी देखो, सामने वाले के अंदर कमी मत निकाला करो।
ये बात ध्यान रखो, आगे प्रोग्रेस करोगे। चलिए, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज इन ए माइन। देखिए आ गए ना हम लोग वहीं पे जहां हमारी जरूरत थी। माइन का मतलब सुरंग खोद के, गड्ढा खोद करके। कितने नीचे? 80 किलोमीटर। तो एक बात मुझे यहां ध्यान रखनी है कि ये जो मेरे पास डी था अभी जो मैं कंसीडरेशन में लेके चल रहा था वो 80 किलोमीटर है, तो मेरे को इसको लिखना होगा 80 इंटू 10⁻³ मीटर। अब डियर स्टूडेंट्स, मुझे दो केसेस को कंपेयर करना है। कौन कौन से केस है मैं यहां डायग्राम बना के आपको एलोबरेट करता हूं। ये सपोज अर्थ, ये अर्थ का सेंटर, ये अर्थ की रेडियस आर, मैं इसको लिख देता हूं यहां पे आर। अर्थ की सरफेस से ऊपर गए एक सर्टेन जगह पे एच हाइट लेकर के, यहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सपोज मैंने जी एच कंसीडर कर लिया। दूसरे केस में हम लोगों ने क्या किया, एक माइन डिग की, एक गड्ढा खोदा गहरा सा। कितना गहरा है? 80 इंटू 10⁻³ यानी 80 किलोमीटर। ये जो यहां पे डी है वो कितना है? 80 किलोमीटर है डियर स्टूडेंट्स। अब इस जगह पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो सपोज मेरा जीडी है। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी इज सेम। इस सेम का मतलब जीडी की वैल्यू जीएच के बराबर होनी चाहिए, जिसमें मेरे को एच को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? कंप्यूट करना है। तो देखिए लंबा तरीका तो मैं यहां डिस्कस करता हूं, लेकिन शॉर्टकट में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप वो जरा देखने की बात है। मेरे को जी एच का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? ये होता है G1 माइनस 2H/R। याद आ गया आपको? इसी तरीके से जी डी का फॉर्मूला भी पता है डेप्थ में जाकर के। ये क्या पढ़ा था अभी हमने? G1 माइनस H/R। याद आ गया आपको? अब अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दूं, बिकॉज ऑफ वो मेरे से कह रहा है, क्या कह रहा है कि मेरा जो GH है वो GD के बराबर है। यहां पे कह रहा है ना सेम। अगर मैं इन दोनों चीजों को इक्वेट कर दूं तो निश्चित रूप से G से G कैंसिल आउट हो जाता है और मेरे को एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट मिल जाता है, ये वाला, दैट इज 2H/R इक्वल्स टू D/R। सॉरी, हियर दैट इज डेप्थ। तो 2H/R इक्वल्स टू D/R। यहां से आप लोग R को R से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब बचा क्या? ये H की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। D आपको 80 किलोमीटर दे रखा है, जिसको आपने मीटर में कन्वर्ट किया। आंसर देखेंगे तो 40 किलोमीटर या 40 इंटू 10⁻³ मीटर हम लोगों को मिल गया। तो डियर स्टूडेंट्स, फिलॉसफी क्या है क्वेश्चन के पीछे, मेरा थिंक प्रोसेस क्या होना चाहिए क्वेश्चन के पीछे, ये बात जरूर क्लियर हो। बाकी सॉल्यूशन तो 2 लाइन का है, जितना मुश्किल लग रहा था उतना मुश्किल है भी नहीं। कैलकुलेशन तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। आई होप सो यू मे एंजॉय द क्वेश्चन। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, वो क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे तो आप इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, आपको फिजिक्स आसानी से समझ में आने लगेगी। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करना चाहूंगा। ये सॉल्यूशन आप देख लीजिए। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट मेरा वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड। डियर स्टूडेंट्स, ये लैटिट्यूड क्या होता है पहले मुझे ये चीज समझनी होगी, देन आफ्टर मैं इफेक्ट की बात करूंगा। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसको डिस्कस कर लेना चाहिए, मेरे काम की चीज है। एग्जामिनेशन में तो नहीं आता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसके बिना कोई पूरा होता भी नहीं है। स्टूडेंट्स, ये अर्थ का कॉन्सेप्ट है, सब आप लोग देख रहे हैं यहां पे। मैं लैटिट्यूड को पहले डिफाइन करना चाहूंगा, फिर ये इफेक्ट बताना चाहूंगा। दैट इज अर्थ। अर्थ का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन को दिखाने के लिए यहां पे मैंने नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को शो किया हुआ है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अलोंग वेस्ट टू ईस्ट, ये मेरा अर्थ के घूमने का क्या रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है। तो वेस्ट टू ईस्ट को हम लोगों ने इस तरीके से यहां पे दिखाया हुआ है। ये सारी चीजें हमें समझने की हैं। ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है।
ज्योग्राफिकल इक्वेटर में एक तरफ वेस्ट आ गया, दूसरी तरफ ईस्ट आ गया। अब बिल्कुल ये मान लीजिए कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे, ये नीचे एक्सिस है, ये यहां पे ईस्ट है, यहां पे वेस्ट है, ये इस तरीके से हमारा घूमेगा। यहां पे हमारा वेस्ट है, यहां पे ईस्ट है, तो वेस्ट टू ईस्ट अगर आप इसे देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, सारी चीजें एंटी क्लॉकवाइज हो रही हैं डियर स्टूडेंट्स। क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं? एंगल मेजरमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज लिया, अर्थ का रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये तो नेचुरल है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या है? अर्थ का रोटेशन है, अगर आप इसको इससे देखते हैं तो। बाकी आप हमेशा इसको वेस्ट टू ईस्ट कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कभी भी नहीं कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, इस सरफेस पे अगर मैं यहां कोई भी बॉडी प्लेस कर दूं, जब ये सर्कुलर मोशन में होगी तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। बस यही कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था। अगर P पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है तो उसके ऊपर अर्थ के घूमने की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसे मैं कहूंगा mv²/r, या कोई बच्चा लिख सकता है mr⍵²। डियर स्टूडेंट्स दोनों ही चीजें अपने आप में ठीक है। अब ये r आपको कई बार कंफ्यूज कर सकता है, आपको हो सकता है लग रहा हो कि कैपिटल R को सर ने छोटा r लिख दिया है, स्मॉल r लिख दिया है, ऐसा नहीं है। कैपिटल R तो अर्थ का रेडियस है, इसको मैंने टच नहीं किया। अर्थ का क्या है? रेडियस है, ये मानते हुए कि ये स्फीयर है, सेम रेडियस है। लेकिन स्मॉल r जो आप देख रहे हैं वो बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्प्लेसमेंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट का, दैट इज स्मॉल r। और अगर मैं यहां देखूं तो ये वाला जो है, ये वाला क्या है? कैपिटल R है। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेटर के साथ ये पॉइंट P पॉइंट या P पॉइंट का जो वेक्टर है, इक्वेटर के साथ P पॉइंट का वेक्टर जो छोटा एंगल बनाता है लैम्डा, इस छोटे एंगल को हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। तो बेसिकली लैटिट्यूड एंगल से हमारा लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट है। एल्टीट्यूड क्या था? हाइट था। लैटिट्यूड क्या है? स्मॉल एंगल सबटेंडेड बिटवीन इक्वेटर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ आर पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन। तो ये कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स है। अब जरा देखिए फोर्सेस की बात करें। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हमने पढ़ लिया है, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स नो डाउट यहां पे जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या वो सब चीजें काम करेंगे, लेकिन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ एक फोर्स काम करेगा जिसे मैं कहता हूं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू तो सब लोग जानते ही हैं, कैपिटल G m स्मॉल m over r², where capital M is the mass of earth, r is the radius of earth and m is the mass of small body which is placed at point P, जो हम लोगों ने यहां पे ले रखा है। तो डिस्टेंस बहुत मजेदार सा कॉन्सेप्ट है कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, इस फोर्स का कंपोनेंट अगर मैं यहां निकालूं तो देखिए mv²/r का कंपोनेंट यहां पे होगा क्या? mv²/r cos ऑफ लैम्डा, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। देखिए अल्टरनेट एंगल है। तो बच्चों ये जो mv²/r cos लैम्डा है, ये बॉडी को बाहर ले जाने की कोशिश करेगा, किसके अगेंस्ट? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के अगेंस्ट। तो जो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा वो मेरे पास होगा F' इक्वल्स टू कैपिटल G_m over RE² माइनस दैट इज mv² over स्मॉल r। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसको और आसान अगर बनाना है तो आप इफेक्टिव फोर्स F' जिसको mg' भी लिख सकते हैं, यहीं से हमारा जो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन G' है वो निकल के आएगा। F' इक्वल्स टू mg' इक्वल्स टू, इस पूरे पार्ट को आप लोग लिख सकते हैं m इंटू जी माइनस mv²/r। mv²/r, अच्छा mv²/r के साथ में, सॉरी बेटा ये cos लैम्डा और रह गया, तो cos लैम्डा भी मेरे को प्लेस करना है। तो इसे मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक कंपोनेंट की फॉर्म में या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की फॉर्म में लिखता हूं, तो दैट इज mg माइनस mv² over स्मॉल r
कॉस ऑफ लैम्डा। आप देखेंगे m यहां हर जगह से कॉमन आ रहा है, ये इस पॉइंट पे रखी हुई बॉडी का मास ही है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से g डैश जो मिलेगा वो आपको मिलेगा g माइनस वी स्क्वायर ओवर आर कॉस ऑफ लैम्डा। नो डाउट अगर मैं यहां से देखता हूं तो g डैश की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? इस लैम्डा के ऊपर डिपेंड करती है। जितना बड़ा लैम्डा होगा उतना ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। कॉस की वैल्यूज हैं तो जितना बड़ा एंगल होता है उतनी ही छोटी होती है कॉस वैल्यूज। तो डियर स्टूडेंट्स लैम्डा जितना बड़ा होगा कॉस लैम्डा उतना छोटा होगा। कॉस लैम्डा छोटा होगा तो ये वाला पार्ट जो है वो भी छोटा हो जाएगा। वो छोटा हो जाएगा तो आप जी में से एक छोटे पार्ट को हटाएंगे यानी जी डैश बड़ा आएगा। जी डैश कभी भी जी से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑफ वी स्क्वायर ओवर आर इंटू कॉस लैम्डा हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो हमेशा जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है ड्यू टू लैटिट्यूड वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कम होगा। एक स्पेशल केस की बात मैं यहां करना चाहूंगा। स्पेशल केस है किसके ऊपर? पोल के ऊपर। देखो बच्चों पोल के ऊपर जब मैं जाऊंगा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 90 होगी तो ये वाला टर्म मेरा जीरो हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, सब लोग जानते हैं। जब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो इस जगह पर जी डैश की वैल्यू जी के बराबर होगी, या मैं इसको कॉन्सेप्चुअली कह सकता हूं देयर इज नो इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट पोल्स। द सेम थिंग इज देयर एट नॉर्थ पोल, एट साउथ पोल। अब इसका कन्वर्स हम लोग देखते हैं। कन्वर्स हम लोग देखते हैं किसके ऊपर? इक्वेटर के ऊपर। स्टूडेंट्स इक्वेटर पे अगर मैं कंसीडर करता हूं तो यहां पे लैम्डा होगा मेरा जीरो। लैम्डा जीरो होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास मैक्सिमम। जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो निश्चित रूप से जी डैश हो जाएगा मेरा मिनिमम। तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने स्पीड भी काफी स्लो करने की कोशिश की है। मैं आगे आपको टाइम भी दे रहा हूं, आप आराम से इसको देखिए। अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो डिस्कस कर लीजिए। सीबीएसई में डायरेक्ट रिजल्ट कुछ डिस्कस हो सकता है, जैसे पोल पे क्या होता है, इक्वेटर पे क्या होता है, लेकिन डेरिवेशन आपका नहीं आएगा। ये जितने भी बैक हिस्ट्री है ये नहीं आएगी। पर ध्यान रहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस हिस्ट्री के बिना पूरा होता नहीं है। डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ क्या क्या दे रखा है वो चीजें एक बार एक्सप्लेन करते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटर क्लियर हो गया। यहाँ सीधे वैल्यू हमने प्लेस की है। जी डैश को जी लैम्डा लिखा है, दैट इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। मैंने यहाँ आर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा था? वी स्क्वायर ओवर आर लिखा था। तो द सेम थिंग इज देयर। ये सिर्फ इतना फॉर्मूला देकर के हमने यहाँ छोड़ रखा है। जितना भी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है उसे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। सीबीएसई के लिए तैयार करने की जरूरत नहीं है। आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने हैं, 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, तो आपको पूरा तैयार करना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स ये तीन केस हम लोगों ने डिस्कस किए। हाइट का केस किया, डेप्थ का किया और लैटिट्यूड का किया। इन तीनों को लेकर के एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा, बढ़िया रहेगा। मैं इन ग्राफ पेपर्स को आपको डिनोट करना चाहूंगा। देखिए डिस्क्राइब करना चाहूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्या है ये जरा देखिए। मेरे को एक्स एक्सिस पे आर दे रखा है। एक्स एक्सिस पे क्या रखा है डियर स्टूडेंट्स? आर दे रखा है। और वाई एक्सिस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है। यहां मैं देखता हूं स्ट्रेट लाइन है, यहां मैं देखता हूं तो ये कर्व्ड है। नो डाउट इस प्रोपोर्शनलिटी की बात मैं करूंगा तो ये हो जाएगी कहीं ना कहीं 1/r² की प्रोपोर्शनलिटी।
और ये प्रोपोर्शनलिटी की बात करूंगा तो ये मेरे को सीधे सीधे मिलेगी किसकी, 1/r की प्रोपोर्शनलिटी। डियर स्टूडेंट्स, ये है कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये अर्थ का सेंटर, अंदर की बात और ये बाहर की बात, समझ गए होंगे। ये हाइट h और ये डेप्थ d। डियर स्टूडेंट्स, जब मैं अर्थ में डिग करके नीचे जाता हूं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेरा निश्चित रूप से रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी बची हुई रेडियस है। तो दैट इज द केस। अब चूंकि मैं सरफेस से नीचे जा रहा हूं इसलिए मैंने माइनस का कॉन्सेप्ट लिया। तो यहां स्मॉल r, कैपिटल R, d में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखता हूं तो एग्जैक्टली दिस रेडियस इज टर्म्ड हियर एज -r। -r क्यों? हम इसको बाहर से अंदर की तरफ मेजर कर रहे हैं, हम बाहर से अंदर की तरफ मेजर कर रहे हैं, इसलिए -r है। अगर हम सेंटर से ऊपर की तरफ मेजर करते तो +r होती, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे माइनस में ही कंसीडर करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ मैं यहां से ऊपर प्लस में कंसीडर करना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ मेरा हाइट का कॉन्सेप्ट है। डियर स्टूडेंट्स, यहां से जब ऊपर मैं जाता हूं तो हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाइट के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट आता है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा ये वाला है। आई होप सो आपको ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। अब इस ग्राफ का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस या क्वेश्चंस को करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को करने के लिए बड़ा अच्छा सा एस्पेक्ट मेरे को मिल सकता है। ये वाला ग्राफ देखिए। इस वाले ग्राफ को अगर मैं देखता हूं तो यहां कई सारे पॉइंट ऐसे मिलेंगे मेरे को जो डिफरेंट डेप्थ पे होंगे, डिफरेंट हाइट्स पे होंगे, जहां ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम होगा। अभी अगर आपको याद हो तो 2 मिनट पहले हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें 80 किलोमीटर डेप्थ 40 किलोमीटर हाइट के बराबर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को दे रही थी। वैसा ही कुछ हम यहां ग्राफ से देख सकते हैं। देखिए, ये वाली लाइन जो होगी वो GY16 को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली जो लाइन होगी वो GY9 को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली लाइन जो होगी वो GY4 को रिप्रेजेंट करेगी। व्हाटएवर सो, आप जो है यहां पे और डिफरेंट बना सकते हैं। इस पॉइंट पे जाकर के मेरा G एट हाइट एंड G एट डेप्थ दोनों कैसे होंगे? एक ही होंगे। आई होप सो, या मैं कहूंगा मैक्सिमम होंगे। बात खत्म। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों ही ग्राफ ऊपर वाले हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में। हम लोगों ने अभी ये पीछे वाला कॉन्सेप्ट ले रखा था -r लेकर के। लेकिन अब एक ग्राफ हम लोग फोर्स के बारे में करना चाहेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव होता है तो मेरे को जो ग्राफ लेना होगा वो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स को नेगेटिव में शो करते हुए लेना होगा। ऐसा स्टूडेंट हमने यहां पे कर रखा है। जब फोर्स की बात करते हैं तो देखिए, r तो हमने यहां पे पॉजिटिव ले लिया, एक पर्टिकुलर जगह पे सरफेस की बात की, यहां से कैपिटल R और यहां से ऊपर h। नो डाउट इस जगह पर स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल r और कैपिटल R, ये कैपिटल R हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, वो मैं एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं अर्थ की सेंटर से इस पॉइंट पे जाता हूं तो स्मॉल r होता है मेरा कैपिटल R प्लस h। अगर मैं सरफेस से नीचे जाकर के यहां पर बात करता हूं तो मेरा स्मॉल r होता है r माइनस d। तो समझ गए होंगे r क्या है। तो नॉर्मली हमारे फॉर्मूले में कैपिटल GM ओवर r स्क्वायर होता है। तो स्मॉल r स्क्वायर हमारा डिस्प्लेसमेंट है जो हमारे सेंटर से पर्टिकुलर पॉइंट तक का होता है। तो अगर मैं डेप्थ में हूं तो स्मॉल r ये होगा, अगर मैं हाइट पे हूं तो स्मॉल r प्लस h होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर पोजीशन कहां? एट द सरफेस ऑफ अर्थ। एट द सरफेस ऑफ अर्थ पे मैंने इस पॉइंट को कंसीडर किया है जहां पे स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है। अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे जाता हूं गड्ढा खोद करके तो ये वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा फोर्स के लिए। फोर्स मेरा नेगेटिव में होगा, इसलिए मैंने इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाया हुआ है। इसी तरह से अगर मैं अर्थ की सरफेस से ऊपर जाता हूं, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाता हूं तो मेरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस तरीके से होता चला जाएगा। एक सर्टेन हाइट पे जाके, मैं इनफाइनाइट कह सकता हूं उसको, इनफाइनाइट पे जाकर के ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। जीरो कभी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट का जहां कॉन्सेप्ट आ जाता है वहां कहीं ना कहीं मैथमेटिकली हम लोग फंस जाते हैं। इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा से नहीं है,
इनफाइनाइट का मतलब जिसको हम आसानी से डिफाइन नहीं कर सकते। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो फोर्स के लिए ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। तीनों ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके थर्ड लेवल के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिस्कस होते हैं या हॉर्स के नाम पर आपके सीबीएसई में पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। बच्चों, जब भी बात आती है फील्ड की तो हमारे दिमाग में क्रिकेट का फील्ड आ जाता है, फुटबॉल का फील्ड आ जाता है। तो मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहूंगा कि जब आपके दिमाग में फील्ड का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो वो 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है या 3 डायमेंशनल आता है? नॉर्मली बच्चों का आंसर 2 डायमेंशनल। मैं यहां देख रहा हूं आप लोगों के हैंड रेज किए हुए हैं। बच्चों, ये 2 डायमेंशनल नहीं होता, सॉरी टू से, ये 3 डायमेंशनल होता है। सोचिए, अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मेरे को लेंथ और ब्रेथ तो दे दी, 2 डायमेंशनल हो गया। अगर हाइट नहीं दी तो भैया मैं क्रिकेट कैसे खेलूंगा? मेरा फुल टॉस बॉल कहां जाएगा? मैं कैच कैसे लूंगा? तो कहीं ना कहीं हाइट का कॉन्सेप्ट तो मेरे को क्रिकेट के फील्ड में चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से फुटबॉल का है। भैया लेंथ ब्रेथ आपको दे दी, 2 डायमेंशनल हो गया, लेकिन हाइट कहां है? हाइट तो चाहिए। इसका मतलब आप अपने दिमाग में से ये मिसपरसेप्शन हटा लीजिए कि फील्ड जो है वो 2 डायमेंशनल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फील्ड ऑलवेज 3 डायमेंशनल है। स्पेस का कॉन्सेप्ट है, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें फील्ड के केस में देने होंगे। ये आई थिंक फील्ड के बारे में एक छोटा सा मिसपरसेप्शन आपका सही हो गया होगा। अब मैं आगे बात करना चाहूंगा। वो कहता है ग्रेविटेशनल फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, जहां ग्रेविटेशनल फोर्सेस को एक्सपीरियंस किया जा सके, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। अब डिफाइन की बात करते हैं हम लोग, फिर इसको एलोबरेट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? द स्पेस सराउंडिंग ए मेटेरियल बॉडी। मेटेरियल बॉडी की आसान भाषा में बात किया, कोई भी मास। इस मास के चारों तरफ स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस सराउंडिंग ए मेटेरियल बॉडी विदिन विच its gravitational force of attraction can be experienced। इसका मतलब अगर इस मास के पास में यहां पे कोई छोटा मास में लेके आता हूं, या यहां पे स्मॉल मास लेके आता हूं, या यहां पे स्मॉल मास लेके आता हूं, तो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा। जहां तक इस बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स इस छोटे मास के ऊपर एक्सपीरियंस किया जा सकेगा, उतने पूरे रीजन को, पूरे स्पेस को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। एग्जाम में लिखना है, 3 लाइन की डेफिनेशन है, यहां से आप कॉपी आउट कर सकते हैं। समझने के लिए मैंने समझाया, मान लीजिए ये मास है, जहां तक इसका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। और आसान भाषा में समझ लीजिए, मान लीजिए आपने एक बल्ब ग्लो किया, इस बल्ब की रोशनी जहां तक जाती है, लाइट जहां तक जाती है, दैट इज व्हाट? लाइट फील्ड। इस बल्ब का लाइट फील्ड, वो स्पेस जहां तक इसकी लाइट जाती है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड आपको क्लियर हो गया होगा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड तो ठीक है, लेकिन हाउ मच? अलग अलग जगह पे अलग अलग फोर्स एक्सर्ट होगा, अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो कितना? डियर स्टूडेंट्स, इस बात के लिए हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इट मींस यू मे से कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है किसी भी बॉडी के थ्रू, वो कितना हो रहा है, क्वांटिटी क्या है, दैट विल बी टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब डिफाइन की बात करें, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये बात बड़ी मजेदार सी है, समझने की है। भाई जब आप इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हो तो ऑलवेज विद इन ग्रेविटेशनल फील्ड बात करोगे। ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर तो इंटेंसिटी का मतलब ही नहीं है। तो मैंने कहा ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इस कैपिटल एम मास का यहां से भी आगे तक है, कहीं तक। तो मैं जो कंसीडरेशन ले रहा हूं वो कहां ले रहा हूं? उस पॉइंट पर ले रहा हूं जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। डिफाइन मैं फिर बोलता हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास।
यानी यहां पे अगर मैं मास 1 किलोग्राम का ले लूं तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा, इसी लगने वाले फोर्स को मैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, intensity of gravitational field is the amount of force experienced by unit mass। यानी जो भी इस बॉडी का मास है, अगर आप इसको या तो 1 ले लें या तो फोर्स को मास से डिवाइड कर दें तो आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको एलोबरेट करता हूं तो F इक्वल्स टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M ओवर R स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, स्मॉल m। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया। अब यहां ये समझने की बात है, कैपिटल M क्या है? बड़ी वाली बॉडी का मास जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड मैं कंप्यूट करने जा रहा हूं। कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल r क्या है? स्मॉल r है बड़ी बॉडी के सेंटर से छोटी बॉडी के सेंटर तक का डिस्प्लेसमेंट। बड़ी बॉडी के सेंटर से छोटी बॉडी तक का डिस्प्लेसमेंट, दैट इज r। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू g के बराबर आ रही है। भैया स्मॉल g या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो था उसका भी फॉर्मूला यही था, कैपिटल G m ओवर r स्क्वायर। हां बच्चों, बिल्कुल सही बात है। न्यूमेरिकली ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं डायरेक्शन की बात करूं, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो मैं यहां से क्लियरली कह सकता हूं कि इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो वही है जो कि फोर्स की है। और बच्चों, फोर्स की डायरेक्शन क्या थी? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कैपिटल M या टुवर्ड्स बिग मास या towards the center of body for which we are determining intensity of gravitational field। तो डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यूनिट की बात करेंगे तो आप निकाल सकते हैं यूनिट, ये न्यूटन और नीचे क्या? किलोग्राम। तो न्यूटन पर किलोग्राम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो गई। इसी तरह से आप लोग इसकी डायमेंशंस दे सकते हैं। जो स्मॉल g की डायमेंशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, वही इंटेंसिटी की भी डायमेंशंस होंगी। ध्यान रहे, हमने यहां पे E से डिनोट कर रखा है, हम इसको I से भी डिनोट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली E से डिनोट करते हैं हम लोग 12th में, जब हमें सेम कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। किसके लिए? चार्जेस के लिए। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं किसके लिए? चार्ज के लिए। तब हम लोग ये लेकर के चलते हैं। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, आप आराम से देख भी लेंगे। ये फॉर्मूला निकाला हुआ है। अब अगर मैं इसमें r की वैल्यू को इनफाइनाइट डाल दूं, इनफाइनाइट क्या है बच्चों? अर्थ की सेंटर से या जो बिग मास है उसकी सेंटर से हम बहुत दूर चले जाए, जो नॉट डिफाइंड है, अगर मैं वो डाल दूं तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड मेरे को 0 मिल जाता है, जो चीज मैंने यहां पे दे रखी है। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स की बात हम लोग करते हैं, डायमेंशंस की बात करते हैं। तो आई होप सो ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको एक बार देखें, मैं समझता हूं आपको मजा आएगा और आज की क्लास को भी हम लोग यहीं ओवर करना चाहेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट। इन चीजों को आप पक्का कीजिएगा, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें नेक्स्ट क्लास में, रिमेनिंग क्लास में।